गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम लोग बिहार बोर्ड 2022 का क्वेश्चन आ चुका है। मॉडल टेस्ट पेपर 2022 का क्वेश्चन अभी हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हम लोग बना लें। रीज़न बस यही है कि इसको कराने का मेरा मकसद यही है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में रहते हैं। तो पहले हम लोग अगर बना लेते हैं तो इसमें से कम नहीं तो आपका 10 से 15 या 20 जितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10 से 15 मार्क्स इससे आपके क्या आ जाता है, टच कर जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि पहले मॉडल टेस्ट पेपर को हम लोग कर लें। इससे क्या हो जाएगा कि क्वेश्चंस भी कुछ पकड़ाएगा और केमिस्ट्री का जितना सारा आपका वो थ्योरी है थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो आइए पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपका ये सॉलिड स्टेट चैप्टर का है। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो पहले आएंगे कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको किसको कहते हैं। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो जाएगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको किसको कहेंगे। अच्छा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड, पहले हम लोग कर लें तो यहाँ पे लिख लेंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे आप लोग। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, non-crystalline solid is also called amorphous solid. Non-crystalline solid is also called क्या कहलाएगा, amorphous solid। और उस amorphous solid में जो आएगा ग्लास, रबड़, भी ग्लास, रबड़, वुड एंड प्लास्टिक आता है। तो इसमें आ जाएगा हम लोग का ग्लास, रबड़, वुड एंड प्लास्टिक। ग्लास, रबड़, वुड एंड प्लास्टिक आएगा। तो इसलिए इसमें से देखिए ग्लास, रबड़, वुड एंड प्लास्टिक में कौन सा है, प्लास्टिक मेरा हो जाएगा। तो इसलिए सारे को रटना जरूरी है, क्योंकि ये अगर दिया क्वेश्चन है तो हो सकता है कि वो जगह को बदल दे, कोई और ऑप्शन दे देगा तो फिर आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। तो इसलिए उसको याद, उसको साथ साथ वो भी कर लीजिए। कह रहा है कि फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एटम्स इन द बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल का मतलब क्या है कि एक हम क्यूब बनाते हैं। पहले बॉडी सेंटर समझिए पहले क्या होता है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल का मतलब ये बॉडी हो गया, और इसके सेंटर पे अगर हम जाएंगे तो इसका सेंटर यहाँ पे जाएगा, तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल हो गया। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में अगर हम देखेंगे तो इसके कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन तो रहते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आप जानते हैं कि कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका टोटल कितने एटम है, 8। तो 8 हो जाएगा, और इनटू टोटल कितना होता है, कंट्रीब्यूशन कितना का देता है वो 1/8 का। तो 8 इंटू 1/8, और बॉडी सेंटर पे 1 जाएगा। तो इस प्रकार ये 1 + 1 टोटल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर आपका इसमें ए जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि विच डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल लिख लिए होंगे आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि मेरा पास जगह इतना ही है अभी फिलहाल। आइए उसके बाद से हम लोग का आएगा, कह रहा है स्कॉट की डिफेक्ट इसमें आंसर होगा। अब प्रश्न है कि सर स्कॉट की डिफेक्ट कैसे हो जाएगा इसमें। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चॉइस में कौन सा होगा। ये ए होता है, A + B - A + B - मान लेंगे कोई भी, Na + Cl- कुछ भी मान सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा B - A + B - A+, फिर आ जाएगा यहाँ पे A + B-, फिर क्या आ जाएगा A + B-। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा B - A + B - A+। समझने की कोशिश कीजिएगा। स्कॉट के डिफेक्ट में होता है क्या, कहीं से 2 आइटम को आप निकाल दीजिए, कहीं से भी 2 आइटम को निकाल दीजिए। तो मान लेंगे कि अगर मैंने यहाँ से क्या किया, B को निकाल दिया, और यहाँ से मैंने A को निकाल दिया। तो अगर नहीं निकाला है तो आइडियल सॉलिड होता है। तो उसका डेंसिटी जो होता है, मानिए सारा एक दूसरे से ये कनेक्ट है, सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे स्कॉट के डिफेक्ट में क्या होता है कि पूरा का पूरा आइडियल सॉलिड होता है। तो मान लेंगे कि अगर आइडियल सॉलिड है, मतलब कहीं से भी कुछ निकला हुआ नहीं है, ए और बी कहीं से नहीं, तो आइडियल सॉलिड इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाई, ये आइडियल सॉलिड का डेंसिटी कितना होता है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आइडियल सॉलिड में 4 4 8 4 12 4 16, तो 16 बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मान लेंगे, इसका भी है, ले लिया यहाँ पे। अब मान लेंगे कि इसमें से क्या होगा कि अब कह रहा है क्या कि अगर उसमें से डिफेक्ट कॉजेज, द डिफेक्ट का मतलब इसमें से 2 निकाल दें। द डिफेक्ट विच कॉजेज डिक्रीज इन द डेंसिटी। डेंसिटी स्कॉट के डिफेक्ट में डिक्रीज करता है। तो कैसे करता है, तो स्कॉट के डिफेक्ट में 2 को बाहर निकाला जाता है। तो 2 या 4 10 जो निकालना है, तो 2 को बाहर निकाल दिए। तो अब क्या हो जाएगा, डिफेक्ट इन क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, अब न्यू डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो न्यू डेंसिटी क्या हो जाएगा, न्यू डेंसिटी।
तो न्यू डेंसिटी मतलब डी डैश, और डी डैश इक्वल्स टू क्या होता है फिर मास बाई वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा 4 3 7 7 1 8 9 10 11 12 13 14 ही ना बच गया, तो 14 बाई क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। 14 बाई वी निकालने के बाद डेंसिटी इतना आ रहा है और निकालने के पहले डेंसिटी इतना आ रहा है। तो देख रहे हैं ना पहले वाला जो नहीं निकाले तो उसका डेंसिटी ज़्यादा है 16, वी और वी दोनों में है ना, तो एक तो कांस्टेंट है, तो 16 और 14 में बड़ा कौन है ये, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि डिक्रीज। देखिए जैसे ही हम निकाले तो निकालने के बाद स्कॉटकी डिफेक्ट हुआ, स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाता है घट जाता है। तो वही करा डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन द डेंसिटी, तो किस में डिक्रीज करता है स्कॉटकी डिफेक्ट, वही स्कॉटकी डिफेक्ट है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा आंसर कौन सा स्कॉटकी डिफेक्ट। ये क्लियर हो गया। उसको अपना इसका ये स्टॉप करके अपना नोट कर लेंगे साथ साथ। नेक्स्ट कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड इन किस में, तो पहले हम लोग जानेंगे मोलारिटी, समझिएगा पहले मोलारिटी। 2 क्वेश्चन आया है इसमें मैं देखा हूं, तो मोलारिटी इक्वल्स टू हो जाएगा क्या नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, बस एन भी याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी का ये हो जाएगा, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आंसर कौन होगा हम लोगों का ए हो जाएगा। यही मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये आप लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन है जो छूट गया है, तो आइए हम लोग पहले बना लें। नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन द क्यूब क्रिस्टल इज, तो ब्रेविस लैटिस टोटल कितने होते हैं 14 होते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन अ क्यूब सिस्टम इज, यही क्वेश्चन था। नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, नंबर ऑफ मैं मिला लूँ, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन द क्यूब क्रिस्टल इज, यही था क्वेश्चन 14, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का 14। फिर कह रहा है क्या 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द सेड इज द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। तो अब प्रश्न है कि 18 ग्राम सॉल्यूट है, 18 ग्राम सॉल्यूट ना हुआ, तो यानी देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो मोलालिटी होता है। तो मोलालिटी यहीं से फार्मूला जानिए पहले, कहीं भी क्वेश्चन दे सकता है वो मोलालिटी, तो मोलालिटी इक्वल्स टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, दिखाई दे रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो नंबर ऑफ, अब आइए इसको तोड़िए थोड़ा सा और ब्रेक कीजिए तभी आंसर बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है वेट बाय, वेट किसका सॉल्यूट का, वेट बाय मॉलिकुलर वेट, वेट बाय मॉलिकुलर वेट, और इनटू यहाँ पे वेट ऑफ क्या आ जाएगा सॉल्वेंट आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो वेट कितना दिया है देखिए यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पे रख देंगे 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, कुछ डायरेक्टली याद करिए 180 होता है, और इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने किस में दिया ग्राम में, तो जब ये रहेगा आपका सॉल्वेंट, जब रहेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में केजी में, अगर ग्राम में कन्वर्ट होगा ना होगा, तो ग्राम में जब कन्वर्ट होगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा, इनटू, और वेट ऑफ सॉल्वेंट देख लीजिए यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हम 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे। तो देखिए 1000 से 1000 चला गया 18 और बटा कितना हो जाएगा 180, तो 1/10 आ जाएगा, यानी 1.0.1 हो जाएगा। तो इसको मोलालिटी है, तो 0.1 मोलल हो जाएगा, 0.1 मोलल। देखिए आंसर किस में दिया है 0.1 मोलल, ये मेरा बी आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि मैं मिटाऊंगा उधर का स्क्रीनशॉट, या स्टॉप करके लिख लेंगे आप लोग। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्या यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट नहीं होता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, देख रहा है ना यहाँ पे जितना सारा मोलारिटी आ रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बार बार लिख रहे हैं। जैसे मोलारिटी अगर लिखेंगे तो मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और उसके बाद से मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का दोनों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉलिड पर निर्भर करता है। ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो इसलिए यहाँ पे सीधे क्वेश्चन का आंसर है कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, कौन हो जाएगा आंसर में, द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट। आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग का क्या करा, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन, किस रिलेशन से निकलेगा। तो एक रिलेशन, आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं जानते हैं तो जानिए, फॉर्मूला डायरेक्टली याद कीजिए, 2-3 बार देखिएगा, घर पे याद हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये होता है C इंटू R और इंटू T। C यही ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई को क्या बोलते हैं, OP का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, लिख लेंगे यहीं पे, गैस कांस्टेंट कहलाता है, गैस कांस्टेंट आ गया। T का मतलब क्या है, टेम्परेचर, जिसको आप ताप बोलते हैं, और C का मतलब कंसंट्रेशन, जिसकी सांद्रता होती है। C का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोलालिटी कुछ भी। अब इसी को वो तोड़ करके इधर उधर किया, तो देखिए ना आंसर में देख रहे हैं, पाई यहाँ पे है, पाई इक्वल टू C इधर जाएगा तो CRT, देखिए वहाँ पे, इसलिए आंसर कौन होगा, B होगा। साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखते रहिएगा, उसको बार बार देखिएगा, क्योंकि आसपास से क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे के सेंस में कह रहा है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास कर ताकि कॉपर डिपॉजिट हो जाए। तो कोई बड़ा बात नहीं है, पहले आपको कॉपर सल्फेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuSO4 ले लेंगे, CuSO4 ले लेंगे, और CuSO4 से कॉपर को डिपॉजिट करना है। तो पहले आप इसको तोड़िए, तो कॉपर सल्फेट का मतलब Cu2+ में जाएगा, और Cu2+ से उधर आपको कितना करना है, Cu करना है। तो निश्चित है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को आप कितने इलेक्ट्रॉन इसको दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड कितना, 2 मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ कॉपर लिखते जाइएगा साथ साथ, 1 मोल ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखिए वहीं पे 1 मोल ऑफ कॉपर 2+ लिखिएगा, 1 मोल ऑफ कॉपर 2+, लिखिए साथ साथ मेरे साथ भी, 1 मोल ऑफ कॉपर 2+ रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ कॉपर, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 फैराडेज बोलते हैं, 2 फैराडेज चार्ज। तो इसलिए इसमें आंसर हम लोग का कौन हो जाएगा, 2 फैराडेज हो जाएगा, आंसर ये जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्या, विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन, मिटा दो ये, विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रो, मिटा देता हूँ इसको, मिटा देता हूँ। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, तो आप जानते होंगे कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है क्या, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, W का मतलब अमाउंट ऑफ सबस्टांस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। Q का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू, ये इलेक्ट्रोड होता है ना, इससे क्या हो जाएगा, जब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास जब कीजिएगा तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं। तो यानी अब यहाँ पे निकालेंगे तो W, समझिएगा W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब क्या बताएं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T होता है, I इंटू T, कैपिटल T कीजिए, I इंटू T हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू I इंटू T। अगर आपके दिमाग से में नहीं पढ़े हैं तो कम से कम डायरेक्टली तो आप इसको दिमाग में रख सकते हैं कि फैराडे लॉ क्या है कि नंबर ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थ्रू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड। अब उसी को यहाँ से Q का मतलब IT होता है, IT का मतलब K इंटू IT हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो W की जगह पे M दिया है, देखिए यहाँ पे W की जगह पे क्या दे दिया, M दे दिया है, Z की जगह पे K दे दिया है, और I जो है C का मतलब करंट, I का मतलब है करंट, और T, इसलिए आंसर आपका यहाँ पे बस आपका क्या है, बुक में ऐसे है, इसमें ऐसे दिया है, या आप ऐसे पढ़े होंगे तो ऐसे दिया है, ऐसे पढ़े हैं तो ऐसे, लेकिन कंसेप्ट तो वही है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा ऐसे करने का। लिख लीजिए वहीं पे, इसको जरूर लिख लीजिएगा।
फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज यही है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज यही है। क्लियर। नेक्स्ट ये आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें क्या, स्टॉप करके लिख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ प्राइमरी सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है, चलिए हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज टेक्स प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जब डिक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस टेक्स प्लेस, चेंजेस टेक्स प्लेस होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस नहीं होगा, चेंजेस होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो मेरा मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। जल्दी लिखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ प्राइमरी सेल। कॉल मेरा इसमें प्राइमरी सेल नहीं है। विच ऑफ द, देख लेते हैं फिर क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेल। मैं बार बार मिला भी लेता हूं ताकि कहीं गलती नहीं हो। तो इसमें आएगा तो इसमें कौन प्राइमरी सेल नहीं है, तो लेड एक्यूमुलेटर जो है वो आपका प्राइमरी सेल नहीं है। लेड एक्यूमुलेटर आपका प्राइमरी सेल नहीं है। एक साथ साथ एक नॉलेज भी जानते जाइए, कुछ कुछ और दाएं बाएं कुछ कुछ करते रहिए भी। तो ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी सेल है, ये आपका सेकेंडरी सेल है और ये आपका प्राइमरी सेल है। गैल्वानिक सेल जो आता है ये आपका प्राइमरी सेल है, ये आपका प्राइमरी सेल है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा है क्या यहाँ पे, प्राइमरी सेल 12 बन गया हम लोग का क्वेश्चन। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मिलाते रहिएगा आप लोग भी साथ साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो इसमें जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन को, टेम्परेचर भी जानते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, तो यानी कंसंट्रेशन भी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसलिए इसमें आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। तीनों बढ़ाने से बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता है। चावल अच्छा चावल रख दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी से बढ़ जाएगा। पानी कम कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कच्चा रह जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सपोज कि जब शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि वो तो ऐसा नहीं है लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। और प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ा दिए, जल्दी से आपका खाना बन जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तेजी से बढ़ जाएगा। यानी ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपका ये होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल याद कर लेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है जहाँ पे आप लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया गया, वहाँ पे एक फार्मूला आए हुए, तो फार्मूले से आपको निकाला जाता है ये। नेक्स्ट आएंगे, इफ 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द 32 मिनट्स, इफ 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द 32 मिनट्स, देन द टाइम रिक्वायर्ड for the 50% completion is, then the time required 50% completion is। तो 50% completion के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स में है, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% completion is। तो इसमें हम लोग का आंसर आ जाएगा 32 हो गया इसका, 70 फार्मूला है इसका, आप लोग देख लेंगे वहाँ पे 75% है और 32 मिनट्स, तो आंसर जाएगा आपका 16 मिनट्स। आंसर कीजिए 16 मिनट्स, आंसर 16 मिनट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे, इफ द रेट ऑफ द केमिकल, 16 नंबर क्वेश्चन है 16वां, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से लिख दिया गया है, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो आप जानते हैं पहले से कि अगर रेट, अगर कहीं पर भी अगर ऐसे लिख देता है तो रेट इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का पावर क्या दिया है, 2 दिया है, और बी का पावर क्या दिया है, 1 दिया है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ऑर्डर दोनों के पावर को जोड़ दिया था, तो यहाँ पे 1 है ना, तो b का पावर 1 है, तो a का पावर 2 प्लस b का पावर 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आएंगे, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज द, ये तो आपको डेटा है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है,
तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फिजिकल एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी को वो लेता है। नेक्स्ट कह रहा है द सबस्टांस विच रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, जो वाटर के सरफेस टेंशन को जब खत्म करता है उसको सरफेक्टेंट कहते हैं, याद कर लेंगे, सरफेक्टेंट कहते हैं। तो वही है द सबस्टांस विच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज कॉल्ड सरफेक्टेंट कहलाता है। सब ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन याद करने वाला है। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर, मान लीजिए इसमें आंसर आप नहीं जानते हैं तब भी आप कर सकते हैं। बेरियम नाइट्रेट आयनिक है, सोडियम क्लोराइड आयनिक NaCl, उसके बाद से ग्लूकोज एंड स्टार्च। तो इसमें आपका आंसर जाएगा कौन सा, इस ग्लूकोज तो आंसर नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग फ्रॉम द कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर, तो कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर में आपका स्टार्च जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर में स्टार्च जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। उसमें कह रहा है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमल्सिफायर, पहला क्वेश्चन उसमें विच ऑफ द, क्वेश्चन मिला लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफायर। तो इमल्सिफायर तो सोप में जाता है, तो रुक जाइए मैं क्वेश्चन को पहले मैं देख लूँ कहाँ गया वो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफायर, सोप है, ऑयल, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो इसमें आपका सोप होता है जो उसके साथ कंबाइन कर जाता है, इमल्सिफायर वहाँ पे आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, क्या कह रहा है, इज एन इमल्सिफायर, ये आपका सोप हो जाएगा। फिर कह रहा है कोलामाइन, तो कोलामाइन इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, ए में देख लेंगे आप लोग, हमें चॉइस बोल रहा हूँ, अल्मीनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक, अल्मीनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक। तो इसमें कह रहा है क्या, कोलामाइन, तो कोलामाइन का फॉर्मूला जो होता है वो Fe2O4Zn होता है, कोलामाइन लिख लेंगे वहीं पे, Fe2O4 और Zn होता है, Fe2O4 एंड Zn होता है। अब इसमें तो या तो Fe होगा और या तो Zn होगा, तो इसमें आपका Zn का ये ओर होता है, तो लिख लेंगे कोलामाइन, भले ही आयरन उसमें लगा हुआ है लेकिन कोलामाइन किसका ओर है, Zn का ओर है। तो कोलामाइन इज द ओर ऑफ किसका, Zn का हो जाएगा। Zn का मतलब जिंक होता है, कोलामाइन का फार्मूला आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद से कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय मॉन्ड प्रोसेस, तो मॉन्ड प्रोसेस के लिए आपका निकल जाता है, निकल, कॉपर नहीं जाएगा, जिंक नहीं जाएगा, जर्कोनियम नहीं जाएगा, निकल जाता है। आप कहेंगे कि सर निकल कैसा होता है, कैसे, तो मान लीजिए किसी लैब से किसी मिट्टी से निकाला गया जिंक, ये निकल को, तो जब निकल को निकालेंगे तो निकल कैसा होगा, मेरा इम्प्योर होगा ना, निकल मेरा इम्प्योर होगा। उस निकल में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को वहाँ पे भेज देते हैं। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे बहुत सारा हीट करते हैं, 300 से लेकर के 500 तक, समझिए 300 केल्विन से लेकर के 500 केल्विन तक इसका रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, 300 to 500 है। तो ये क्या बना देता है, निकल टेट्रा कार्बोनाइल बनाता है, निकल टेट्रा कार्बोनाइल बना लेता है, ये बना लेता है। अब जैसे ही इसको आप गर्म करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, तो जैसे ही इसको आप गर्म करेंगे तो बस ये इम्प्योर मेटल क्या करेगा, वहाँ से इम्प्योर में केवल निकल, उस इम्प्योरिटीज़ में से, पूरे इम्प्योरिटीज़ में से केवल निकल ही उसके साथ कंबाइन करेगा, निकल ही कंबाइन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ये बना लेगा। अब इसको और ज़्यादा हीट कर गर्म करेंगे, मतलब ग्रेटर दैन कितना, 1000 समझिए। जैसे ही इसको गर्म करेंगे, अब जो निकल मिलेगा वो आपका प्योर मिल जाएगा। तो यही क्वेश्चन है आपका, यही मॉन्ड प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड मॉन्ड प्रोसेस। तो मॉन्ड प्रोसेस में कुछ होता नहीं है, निकल को लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में 300 से लेकर के 500 तक, 300 से लेकर के 500 केल्विन तक उसको गर्म करते हैं निकल टेट्रा कार्बोनाइल में। उससे हाई टेम्परेचर जैसे ही बन जाएगा उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे और हाई टेम्परेचर में ले जाएंगे, कोबाल्ट निकल जाएगा और निकल आपको प्योर प्राप्त हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉन्ड प्रोसेस कहलाता है। तो इसलिए आंसर इसमें कौन जाएगा, निकल जाएगा। अब आएंगे, अब कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द थर्माइट प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस के पहले क्या है ये हम लोग समझ लें, थोड़ा सा ब्रेन में रखना पड़ेगा इस सारी चीज़ों को। जैसे नहीं देखते हैं, दो रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है, दो रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है, तो अब मान लीजिए गाँव में तो बिल्डिंग का प्रोसेस नहीं है, बिजली तो पहले नहीं थी लेकिन रेलवे तो गई है वहाँ से,
तो कैसे हुआ होगा, तो दो रेलवे ट्रैक को जैसे ही लाते हैं तो वहाँ पे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम रखा जाता है। पहले मैग्नीशियम काफ़ी ज्वलनशील होता है, हाई इन्फ्लेमेबल होता है, वो थोड़ा सा बस हीट लगाते हैं, जैसे फुलझड़ी देखे होंगे तो फुलझड़ी में गर्म करते हैं ना, तो माचिस की तिल्ली से गर्म करते हैं तो देखते हैं उजला उजला जो निकलता है, तो जो उजला उजला निकलता है वही मैग्नीशियम है। तो उसमें मैग्नीशियम डाल करके एल्युमिनियम को डाल दिया जाता है। एल्युमिनियम क्या करता है, बस यहीं पे हम समझना है हमको कि एल्युमिनियम क्या करता है। एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन प्रोसीड करेगा और रिएक्शन प्रोसीड कर करके क्या बनाएगा, Al2O3 बनाएगा और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा। डेलेज का मतलब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, अपने भाषा में लिख लेंगे वहाँ पे आप लोग, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा, यही एल्युमिनियम। तो देखिए एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे 0, यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो इंक्रीज ना कर गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज लिखा हुआ है ये, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज द एजेंट इन द थर्माइट प्रोसेस यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें थोड़ा सा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द थर्माइट, रिड्यूसिंग एजेंट इन द थर्माइट प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें कौन जाएगा, एल्युमिनियम। याद रखेंगे यहाँ से भी थर्माइट प्रोसेस में कौन जाता है, एल्युमिनियम जाता है इस प्रोसेस। बस थर्माइट एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन में जो ऑक्सीजन होगा उसको खींच लेगा अपनी तरफ, और खींच करके क्या कर लेगा, उसको ये पिघला देगा, मतलब हाई अमाउंट ऑफ जो एनर्जी निकालेगा, यही पिघलाने में, लोहा को पिघलाने में काम करता है, और दोनों रेलवे ट्रैक को क्या करता है, जोड़ देता है। आइए, Which of the following is obtained as the slag during the extraction of iron? Slag क्या है, तो slag मतलब क्या होता है, तो slag में देखेंगे, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, अपना स्टॉप करके लिख लेंगे आप लोग। अब देखेंगे यहाँ पे, अब कह रहा है कि स्लैग क्या होता है, तो स्लैग कुछ नहीं है, जैसे मान लेंगे कि अगर आप वहाँ पे लिए ये कोई मिट्टी से सबसे नीचे से आपने निकाला, मिट्टी निकाला, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी रहती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, जैसे आप चावल मम्मी चुनती हैं तो देखते हैं ना उसमें से धान निकाल देती हैं, तो इम्प्योरिटीज़ था वो। तो जस्ट उसी तरह इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे आपको सोना चाहिए, तो सोना के साथ मिट्टी तो लगा हुआ है, मिट्टी तो इम्प्योरिटीज़ हो जाएगी। तो उसी तरह अब मिट्टी का कैरेक्टर को पकड़ा जाता है कि मिट्टी किस नेचर का है, प्रकृति उसका क्या है। तो अगर मान लेंगे कि अगर वहाँ पे, अब समझिएगा, जो उसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में है, जो आपका इम्प्योरिटीज़ के रूप में है, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में मान लीजिए एसिडिक है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो एसिडिक फ्लक्स अगर मान लीजिए उसमें बालू हो गया, SiO2 बालू है, उसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में क्या है, बालू है, और उसमें आपने क्या कर दिया, बालू है, एसिडिक फ्लक्स, बालू आपका एसिड है, एसिड को क्या हटाना है, तो क्या डालेंगे उसमें, बेस। और बेस क्या है मेरे पास, तो बेस क्या है, बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक इम्प्योरिटीज़ है, बेसिक इम्प्योरिटीज़ लिखा हुआ था। बेसिक इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या हो गया, CaO हो गया। रुक जाइए थोड़ा सा हम और इधर से लिखते हैं, यहाँ पे आइए, मान लेंगे कि यहाँ पे आपका इम्प्योरिटीज़ पहले लेते हैं, जैसे मिट्टी है ना, तो मिट्टी है, तो मान लीजिए कि उसमें बेसिक इम्प्योरिटीज़ है, बेसिक इम्प्योरिटीज़ RITIES, बेसिक इम्प्योरिटीज़ में कौन सा है, CaO है, और उसमें जो आप ऊपर से डालिएगा वो फ्लक्स कहलाता है। तो जब बेसिक है, इम्प्योरिटीज़ बेसिक है, तो आप उसमें एसिडिक ना डालिएगा, तो दिस इज कॉल्ड एस, जो ऊपर से डालिएगा उसको फ्लक्स बोलते हैं, और ये हो जाता है क्या, SiO2। तो जब बेसिक इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए आपने एसिडिक फ्लक्स डाला, दोनों एसिड और बेस कंबाइन करेगा और ये बनाएगा CaSiO3, CaSiO3 आ तो रहा है, चलिए ठीक है, CaSiO3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एज द स्लैग। तो स्लैग समझिए क्या है, इम्प्योरिटीज और फ्लक्स जब मिलता है, इम्प्योरिटीज एंड फ्लक्स जब मिलता है तो स्लैग का फॉर्मेशन करता है, स्लैग का फॉर्मेशन करता है। तो अगर इम्प्योरिटीज बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स डालेंगे, अगर इम्प्योरिटीज, अब इसको यहाँ से यहाँ पर कर दीजिए, अगर इम्प्योरिटीज आपका एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स डालेंगे और ये क्या बनाएगा, CaSiO3। इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा इसमें मेरा कौन सा, CaSiO3। तो क्योंकि आयरन के एक्सट्रैक्शन में पूछ रहा था, आयरन के एक्सट्रैक्शन में इम्प्योरिटीज आपका CaO होता है, आयरन के एक्सट्रैक्शन में आपका ये इम्प्योरिटीज कैसा होता है, CaO होता है। तो इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए आपने जो ऊपर से डाला, उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए वो फ्लक्स कहलाता है, और जब दोनों जब मिल जाता है तो वो स्लैग कहलाता है। क्लियर,
नोट करिए उसको। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि द गैस हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो गैस तो आपका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में कौन जाएगा, नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा मास है, आर्गन का भी बहुत ज़्यादा मास होता है, हीलियम का मास कम होता है, और इसका हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, द गैस हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का बहुत क्या होता है, कम होता है, इसलिए आंसर आपका इसमें हीलियम जाएगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और एआर नहीं, कौन जाएगा आपका, हीलियम जाएगा। लिख लीजिएगा उसके, द गैस हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज हीलियम, द गैस हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज हीलियम। अब आएंगे इसके बाद से आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, मैं थोड़ा सा उसको समझाने के लिए कर रहा हूँ। हो गया, स्टॉप कर लेंगे आप लोग। अब देखेंगे कह रहा है क्या यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो कौन नहीं बनाता है, पहले कौन बनाता है ये तो सीख लीजिए कि हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जाएगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाएगा और हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जाएगा। तो यही क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। Hb का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो बस यही 3 करता है, इसके अलावा जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा HCl, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि ओजोन एंड ऑक्सीजन आर, 27 नंबर क्वेश्चन है। ओजोन एंड ऑक्सीजन आर क्या है, आइसोबारिक है, आइसोमर्स है, एलोट्रॉप्स है और आइसोटोन है। तो ओजोन आ गया O2, ऑक्सीजन आ गया O2 और ये O3 हो गया, दोनों का दोनों आपका एलोट्रॉप्स है, एक दूसरे का अपरूप इसको हिंदी में कहते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक का मतलब जिसमें 2 बेस हो। तो 2 बेस का मतलब क्या है, 2 बेसिक, डाई बेसिक एसिड का मतलब 2 OH ग्रुप होगा। तो जैसे देखेंगे, मान लीजिए 1 2 3 दिया ना, आप क्या करेंगे इसमें सब दोनों के केस में, तीनों के, ये तो डाई बेसिक एसिड नहीं हो सकता, ये तो बेस, ये है बेस है, एसिड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को देता है। यहाँ पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 केसेस है। तो तीनों केस में क्या करेंगे, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O और फिर P डबल बॉन्ड O कर देंगे। इसमें 1 ऑक्सीजन चला गया, बचा कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। इसमें कितना ऑक्सीजन बच गया, तो ये H3PO2 है, इसमें भी 2 ही ऑक्सीजन है और इसमें 3 ऑक्सीजन, तो 1 2 और 1 3। चलिए यहाँ पे हो गया। अब कितने कितने हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को पुट कीजिए, पहले O को दे दीजिए, 1 को, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, और जो बच गया इसको दे दीजिए, इसके पास O को दे दीजिए, जो हाइड्रोजन बच गया उसको इसको दे दीजिए। और इसमें कह रहा है क्या कि HPO2, तो HPO2 ये हो गया, तो ये तो संभव नहीं है, HPO2 ही होना चाहिए, मैं देख लूँ HPO2, हाँ। तो इसमें कह रहा है क्या, यहाँ पे डाई बेसिक एसिड का, डाई बेसिक एसिड का मतलब कि 2 OH ग्रुप इसमें है, तो ये डाई बेसिक एसिड है। इसमें 1 OH ग्रुप है, तो ये मोनो बेसिक एसिड है। तो इसलिए इसमें डाई बेसिक एसिड, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डाई बेसिक एसिड हो जाएगा, ये हो गया। फिर कह रहा है क्या कि द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन एलिमेंट इज कॉल्ड डी ब्लॉक, की तो सबको याद किए हुए है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, डी ब्लॉक को कहते हैं। द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज विदिन, तो विदिन किसका, एस ब्लॉक हो नहीं सकता, पी ब्लॉक हो नहीं सकता, तो आंसर कौन जाएगा इसमें, डी ब्लॉक जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। कॉपर एंड आयरन, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30, कोबाल्ट 27 नहीं है, क्रोमियम 24, ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये याद कम से कम डी ब्लॉक के लिए अगर आपको क्वेश्चन कहीं से आए तो निकल से लेकर के और जिंक 30 तक कम से कम रट लीजिए उसका। ये स्कैंडियम, वैनेडियम, तो क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, उसको आप रट लीजिए। इसमें आएंगे, अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द क्रोमियम इज, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम का आएंगे, वो मैं मिटा रहा हूँ, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे या स्टॉप करके लिख लीजिए। यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द क्रोमियम इज, तो क्रोमियम कितना होता है पहले ये बताइए, तो क्रोमियम 24 होता है, क्रोमियम 24 होता है। तो क्रोमियम 24 को अगर हम लोग करेंगे, जो नहीं जानते उनके लिए, जो जानते हो तो डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5 होता है। तो ये देखिए आर्गन 18 हो गया,
इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गन 18, एयर का मतलब आर्गन 18, और तब लिखेंगे 3d5 4s1, आगे पीछे दिया होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्गन 18 3d5 4s1, आंसर आपका ये जगह। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे तो नहीं दिया है, लेकिन आंसर याद रखिएगा 3d5 4s1, क्रोमियम हो गया। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेजुअली फिल्ड इन द 4f। जब देखेंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे दो कहानियाँ हैं, समझिएगा। अगर 4f में जाएगा, समझिएगा, अगर 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको बोलते हैं लैंथेनवार्ड। अगर 4f में जाएगा तो लैंथेनवार्ड कहिएगा, और अगर 5f में जाएगा तो उसको हम लोग एक्टिनवार्ड कहते हैं। अगर 4f में जाएगा तो लैंथेनवार्ड, और अगर 5f में जाएगा तो एक्टिनवार्ड कहते हैं। तो इसीलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, लैंथेनवार्ड सीरीज। क्लियर, लैंथेनवार्ड सीरीज, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe का निकालना है, तो Fe जिसको निकालना है उसको क्या मानते हैं हम लोग, X। और तो साइनाइड आयन देखिए यहाँ पे, जिसको निकालना है उसको क्या मानते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, FeCN6 और 3 माइनस, जिसको निकालना है उसको मानिएगा X, और साइनाइड आयन पे 1 माइनस होता है, तो यहाँ पे 6 साइनाइड आयन है। अब उस पर 6 साइनाइड का मतलब -1 से करेंगे, और होल मॉलिक्यूल पे कितना है, -3 है। तो x इज इक्वल कैलकुलेट कीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, +3 निकल जाएगा। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया, +3 निकल गया। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन इन। तो हाइब्रिडाइजेशन इन किस में, तो हाइब्रिडाइजेशन इन CuNH3 का कितना है, होल 4, और ये आ गया +2। तो देखेंगे लिगेंड कितने हैं, पहले ये देखिए। तो लिगेंड तो 4 है, तो 4 है, समझिएगा यहाँ पे। तो अगर लिगेंड 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ही आ सकता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, जानते जाइए साथ साथ, वो भी सब कोई ऑब्जेक्ट कोई भी क्वेश्चन दे सकता है वो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो 4 का 2 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, या तो होता है DsP2 और या तो होता है मेरा sp3, यही 2 हो सकता है। तो DsP2 और sp3, तो ये तो मेरा नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 4 और 1 5 ये गया, ये हो सकता है 3 4 5 6, ये भी नहीं हो सकता। आंसर मेरा या तो DsP2 जाएगा और या तो sp3 जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो मेरा ये DsP2 एंड sp3, तो इसके केस में जाएगा DsP2 जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर है, कोबाल्ट है। ये देखेंगे यहाँ पे कैसे सोचना है वो देखेंगे। जैसे कॉपर होता है ना, तो कॉपर 29 होता है, तो 29 को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आर्गन 18 3d1 3d9 3d10 एंड 4s1 हो गया। तो कॉपर किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालिएगा, कॉपर +2 के स्टेट में है यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे आर्गन हो जाएगा, और 3d में कितना, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे s आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन तो ये भी गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो अब आएंगे, अब हमको कितना जगह चाहिए, 4 जगह चाहिए ना, 4 अमोनिया 4 घर खोजेगा। तो 1 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 3d, ये क्या हो गया 4s, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4p। अब उसको 4 जगह चाहिए, 4 घर चाहिए। तो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, और लगातार 4 लेना है। तो ये किसका है, D का, ये क्या है S और 2p, तो DsP2, आंसर ये हो जाएगा DsP2। अब आएंगे, फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन विटामिन B12। तो विटामिन B12 का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। विटामिन B12 नाम याद कीजिएगा, आंसर पकड़ा जाएगा। विटामिन B12 इज कॉल्ड, कहलाता है साइनोकोबेलामाइन। साइनोकोबेलामाइन याद कर लेंगे साथ साथ, साइनोकोबेलामाइन होता है। तो साइनोकोबेलामाइन का मतलब क्या हो जाएगा, साइनोकोबेला, कोबेला कोबेला कोबेला, देखिए कोबाल्ट, कोबेला का मतलब क्या हो गया, कोबाल्ट, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें आपका कोबाल्ट। तो अब आपका 35 क्वेश्चन मैंने बना दी। अब 35 क्वेश्चन में से अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं क्वेश्चन को फिर देख लूँगा। इट मे भी पॉसिबल, हो भी सकता है कि आपका डाउट हो, तो बेफिक्र होकर क्वेश्चन नंबर डालिए, मैसेज डालिए, देखा जाएगा। फिर अगले दिन नेक्स्ट 35 और जितने सारे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं डालूंगा कि कैसे आपको वहाँ पर एग्जाम में
उसको परफॉर्म करना है। 2 नंबर में कितना लिखना है, 3 नंबर में कितना लिखना है, 5 नंबर में कितना लिखना है वगैरह। 50 नंबर आएगा तो कितना लिखना है मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए इतनी तैयारी कीजिए पहले आप लोग फास्ट। हाँ, और एक बात और, अगर आपको कहीं पर लगता है कि सर ये टॉपिक पे हम लोग का प्रॉब्लम है, आप टॉपिक डालिए, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, जरूरी नहीं है ऑनलाइन में हो, कोई भी स्टूडेंट डाल सकता है, आप डालिए, मैं देखूंगा और बताऊंगा। ऑल द बेस्ट।